Hey everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to start Art and Culture Current Affairs series from December 2019 to March 2020. This lecture is for those who are going to appear this year, not for those who are going to appear next year. So अगर आप next year appear होने वाले हो तो आपको current affairs cover करने हैं April onwards. उसके लिए भी मैंने weekly current affairs series शुरू किए हैं. April first week के करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको मिल जाएगा. उसके बाद अभी आपको आगे चल के अप्रैल सेकेंड वीक का भी मिलेगा. इसी तरह से आप वीकली अगर कवर करते हो तो आपको बहुत एडवांटेज होगा. फिर उसके लिए आपको बाद में करंट अफेयर्स के लिए कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और वीकली करंट अफेयर सीरीज में एडवांटेज ये भी है कि आप एक बार एक वीडियो देखो, फिर उसको रिवाइज करो, कहीं भी और आपको कुछ और देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. और उसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो रिस्पेक्टिव जो हमारे सब्जेक्ट है उसके अंडर कवर होते हैं. जैसे कि वीक में इकोनॉमी के अंडर कुछ भी जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं वो इकोनॉमी टॉपिक के अंडर होंगे. और जो भी न्यूज में पॉलिटी के अंडर रहा तो पॉलिटी के अंदर मिलेगा. तो आपको अगर आप बिगिनर हो तो आपको एडवांटेज होगी, क्योंकि शुरू में नहीं पता चलता कि कौन सा टॉपिक इकोनॉमी से है, कौन सा पॉलिटी से है. तो इस तरह से आपको एडवांटेज होगा. सो आप वो करंट अफेयर सीरीज जो अप्रैल वाले हैं, अप्रैल से स्टार्ट है, वो जरूर देखिए. सो पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं. अगर आपके प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट्स है उसका भी यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में. आर्ट एंड कल्चर में हमारा सबसे पहले हम कुछ कम्युनिटीज हैं जो 4 महीने जो हम कवर कर रहे हैं. इसमें जो न्यूज में रहे हैं कुछ कम्युनिटीज, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे सबसे पहले थारू कम्युनिटी वाज इन न्यूज. थारू पीपल आर एन एथनिक ग्रुप. सो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से आर्ट एंड कल्चर का, जैसे कोई टेम्पल है, कोई आर्किटेक्चर न्यूज में रहते हैं, लेकिन वो किस वजह से न्यूज में है दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट है कि हमें उसके बारे में पूरा पता हो. क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछते कि फॉर व्हाट रीजन दैट वाज इन न्यूज. वो पूछेंगे कि जैसे कि कोई टेम्पल है, वो ये नहीं पूछेंगे कि किस रीजन से वो न्यूज में था. उनका इंटरेस्ट होगा कि वो उस टेम्पल के बारे में पूछेंगे, स्टेटमेंट्स में पूछेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पे थारू कम्युनिटी. थारू पीपल आर एन एथनिक ग्रुप इंडिजिनियस टू साउथर्न फुटहिल्स ऑफ हिमालयस. जिन भी वर्ड्स को अलग पेन से मैंने जो लिखा है तो उनको जो है आपने उनके ऊपर ज्यादा फोकस पे करना होता है, क्योंकि वहीं से स्टेटमेंट्स बनते हैं. सो थारू कम्युनिटी के बारे में अगर कहें तो थारू पीपल आर एन एथनिक ग्रुप इंडिजिनियस टू द साउथर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस. मोस्ट ऑफ द थारू पीपल लिव इन नेपाल तेराई. सो वर्ड थारू इज थॉट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम स्थाविर मीनिंग फॉलोअर ऑफ द थेरावाड़ा बुद्धिज्म. सो कुछ थारू हैं, अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन तेराई रीजन में रहते हैं. जैसे उत्तराखंड में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, बिहार में मिल जाएंगे. थारूस उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन ऑफिशियल नेशनैलिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ नेपाल. सो यहाँ पे इंडिया में क्या है कि उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब. तो ये है पूरा थारू कम्युनिटी के बारे में. नेक्स्ट है हमारा माराकर भी एक कम्युनिटी है. ये कम्युनिटी भी न्यूज में थी. सो माराकर इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इनके ऊपर जो है केरला में जो है एक मूवी बनी है. सो वो तो मैटर नहीं करता कि मूवी जो है उससे रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वो पेपर में नहीं पूछेंगे. पेपर में माराकर के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो माराकर इज द साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी फाउंड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. कोई भी कम्युनिटी अगर न्यूज में रहती है देन यू शुड नो कि वो किस एरिया को बिलोंग करती है. सो तमिलनाडु, केरला इन इंडिया एंड इन श्रीलंका. सो माराकर स्पीक तमिल इन तमिलनाडु एंड श्रीलंका एंड मलयालम इन केरला. तो माराकर क्या है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन कुछ माराकर ऐसे भी हैं जो हिंदू हैं, लेकिन बेसिकली ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है. और ये कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे कहाँ पे ये रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, केरला में रहते हैं और श्रीलंका में रहते हैं. जो माराकर तमिलनाडु और श्रीलंका में रहते हैं वो तमिल बोलते हैं, और जो केरला में रहते हैं वो मलयालम बोलते हैं. सो उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिटी जो न्यूज में है वो है कोकबोरोक कम्युनिटी. So Kokborok is a Sino-Tibetan native language of Borok. So जो कॉकबोरोक है ये एक साइनो इंडियन नेटिव लैंग्वेज है बरोक त्रिपुरा के पीपल की जो वहां पे रहते हैं. सॉरी, ये बरोक जो है ये तो लैंग्वेज है, लेकिन जो कम्युनिटी है वो बरोक है. बरोक कम्युनिटी न्यूज में थी.
सो कॉक बरॉक जो है ये एक साइनो तिब्बतन नेटिव लैंग्वेज है। ये बरॉक जो त्रिपुरा के रहने वाले, त्रिपुरा में रहते हैं बरॉक पीपल, उनकी लैंग्वेज है कॉक बरॉक। सो उसके बाद जो है इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड नेबरिंग एरियाज बांग्लादेश में भी रहते हैं। सो द नेम कम्स फ्रॉम द कॉक मीनिंग लैंग्वेज एंड बरॉक का मतलब है ह्यूमन। So Cock Borough is closely related to Bodo, Dimasa, Kachari language of neighboring state of Assam. So उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है, अभी हमने तीन कम्युनिटीज न्यूज में थे उनके बारे में पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि कुछ फेस्टिवल्स जो हैं, जो फोक फेस्टिवल्स हैं जो न्यूज में रहे हैं किसी भी स्टेट के, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले चपचर कट। तो चपचर कट क्या है? रिसेंटली चपचर कट जो फेस्टिवल है, मिजोस का फेस्टिवल है, वह सेलिब्रेटेड अक्रॉस मिजोरम। सो चपचर कट के बारे में अगर पढ़े तो चपचर कट इज अ फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल है हेल्ड ड्यूरिंग द period when the bamboos and trees that have been cut down are being awaited to try to be burned for झूमिंग। तो झूमिंग क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। झूमिंग जो है एक कल्टीवेशन है जिसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। It is the process of growing crops by first clearing the land of the tree and vegetation and burning them thereafter। क्या होता है कि इसमें जैसे कि जंगल का कोई एरिया जहाँ पे ट्रीज वगैरह लगे हैं उनको जो है जलाकर जमीन को साफ कर लिया जाता है, फिर वहां पे जो है कुछ उगाया जाता है, वहां पे कल्टीवेशन होती है। तो वो झूम कल्टीवेशन होती है, उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे कहा गया है कि जो बैम्बू और ट्रीज जो है जिनको कट करके रखा गया है तो उनको सुखाने के लिए उसकी वेट की जाती है झूमिंग के लिए। तो वहां पे ये चपचर कट का जो फेस्टिवल है तब सेलिब्रेट किया जाता है। मिजोरम में जो मिजो पीपल है वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। सो झूम कल्टीवेशन को उसके बाद डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ मिजोरम कम टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मिजोरम की जो अलग अलग ट्राइब्स है, क्योंकि मिजोरम में बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स है, वो इकट्ठे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जो है वो डांस करते हैं, अपना म्यूजिकल टैलेंट दिखाते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइलाइट्स ऑफ चपचर कट इज परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फोक डांसेस ऑफ मिजोरम। तो यहाँ पे क्या होता है चपचर कट पे क्या होता है कि जो मिजोरम की जो फोक डांसेस है उनको यहाँ पे दिखाया जाता है, जैसे कि चिरौ क्या है तो ये इंडिविजुअली भी आपको पता होना चाहिए। चिरौ, कोलम, उसके बाद है चेलम, उसके बाद है सुलेकिया। तो चिरौ क्या है? द पॉपुलर बैम्बू डांस है ये विच फीचर्स मेन टेपिंग द बैम्बू स्टिक्स अकॉर्डिंग टू द रिदम ऑफ द डांस एंड विमेन एडजस्ट देयर डांस मूव्स विद मूविंग स्टिक्स। तो बैम्बू के स्टिक्स के साथ डांस होता है बेसिकली। उसके बाद है खुलम क्या है? विच इज एन ऑस्पिशियस डांस परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ डांसर। तो इनको ग्रुप ऑफ डांसर परफॉर्म करते हैं celebrating new beginnings. It is also a welcome dance for guests during the community festivities. तो जो community festivities होती है वहां पे गेस्ट को वेलकम करने के लिए खोलम जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है चेलम क्या है? विच इज अनदर कम्युनिटी डांस परफॉर्म्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। सुलेकिया क्या है? विच इज अ वॉर डांस। तो ये एक वॉर डांस है परफॉर्म्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल members of the community. It is accompanied by rhythmic beating of the drums. तो ड्रम्स वगैरह भी यहाँ पे बजाए जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ और दो फेस्टिवल जो नागालैंड में सेलिब्रेट किए गए। नागालैंड के फेस्टिवल चेन्नई में सेलिब्रेट किए गए जिसकी वजह से वो न्यूज में आ गए। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सदांग हांडू, दूसरा है माकू ही नीची। तो सबसे पहले सदांग हांडू जो है इट इज परफॉर्म्ड एंड संग बाय विमेन। तो यहाँ पे क्या होता है जो वहां की विमेन है वो क्या करती है कुछ सॉन्ग्स वगैरह गाती हैं ताकि उनके जो कम्युनिटी के जो आदमी है उनका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा सके बाय कास्टिंग अवे द इविल स्पिरिट्स फ्रॉम द विलेज, ताकि जो बुरी शक्तियां कुछ कह सकते हैं वो जो है उनके गांव से दूर रहे। तो इसके लिए ही होता है। उसके बाद है माकू ही निची। तो ये क्या है? इट इज अ वॉर डांस। तो ये एक वॉर डांस है जिसको परफॉर्म करते हैं वॉरियर्स ऑफ द संगटम ट्राइब। तो ये एक वॉर डांस है, तो वॉरियर ऑफ संगटम ट्राइब के जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स जो न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले लाई हरोबा क्या है? एक 5 डे लॉन्ग रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड बाय द मणिपुरी मेती कम्युनिटी वाज सेलिब्रेटेड। तो लाई हरोबा मणिपुर में जो मेती कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है। सेकंड जो न्यूज में रहा वो है मिजोरम का।
मिजोरम का जो कुटपुई, तो ये भी एक फेस्टिवल है जो इन एटलीस्ट 10 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, तो यहाँ पे कम से कम 10 जो है स्टेट्स अक्रॉस इंडिया वहां पे होता है ये जो सेलिब्रेट किया जाता है। और बाहर के कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए, म्यांमार और बांग्लादेश में भी सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज इसको किया जाता है। तो उसके बाद है विल बी ऑर्गेनाइज, इसको किया जाएगा, इसको किया जाएगा। अभी जो है वैसे जो है मिजोरम का है, लेकिन मिजोरम की गवर्नमेंट जो है विल बी ऑर्गेनाइजिंग, तो इसको ऑर्गेनाइज करेगी कम से कम इंडिया के 10 स्टेट्स में और बाकी जो है कुछ बाहर की कंट्रीज में भी प्रमोट करने के लिए थोड़ा। तो उसके बाद अगर लाई हरोबा के बारे में पढ़े, इसका मतलब है फेस्टिविटी ऑफ गॉड्स और मेरिट मेकिंग ऑफ द गॉड्स। फेस्टिवल इज मार्क्ड टू सेलिब्रेट द क्रिएशन ऑफ ए यूनिवर्स and the recollection of evolution of plants, animals and human beings. So festival is observed to honor Umang Lai deity of the state. तो यहाँ के स्टेट की जो उमंग लाई deity है, जो उसको उसके लिए जो उसके ऑनर में इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान होता क्या है कि जो मेन एंड विमेन दोनों है डांस करते हैं, आइडल्स जो है भगवान की जो मूर्तियां होती हैं उनके सामने डांस करते हैं और परफॉर्म करते हैं, जैसे डांस ड्रामा, इनएक्टमेंट ऑफ द खाम्बा एंड थोबी एंड द हीरो एंड द हीरोइन ऑफ अ पॉपुलर फोकलोर। तो उसके बाद इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू ओरल लिटरेचर, म्यूजिक, डांस एंड रिचुअल्स। सो मेती कम्युनिटी जो है इनके बारे में अगर पढ़ें, क्योंकि ऐसे ही होता है कि कुछ भी न्यूज में है ना, तो कुछ भी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि लाई हरोबा एक फेस्टिवल है, उसको कौन सेलिब्रेट करता है, मेती कम्युनिटी करती है, तो आपको मेती कम्युनिटी का भी पता होना चाहिए। सो अबाउट मेतीज, मेतीज आर द मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर। A significant population of the Metis also are settled in domestic neighboring states. तो मेतीज तो वैसे तो जो है ये एक मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप जो है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, तो यहाँ पे ये इनका बड़ा ग्रुप है मणिपुर में जो रहते हैं। इसके अलावा मेती कम्युनिटी के लोग जो है असम में भी रहते हैं, मेघालय में भी रहते हैं, त्रिपुरा में भी मिल जाएंगे एंड कॉन्टिग्यूस जो एरियाज जैसे कि बांग्लादेश और म्यांमार में भी मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मीतिलम जो है उनकी लैंग्वेज है, ये एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है। It is one of the officially recognized of languages of India, which was included in 8th schedule of the Constitution in 1992. तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है 1992 में इस लैंग्वेज को जो है उस शेड्यूल के अंडर ले लिया गया था। सेकेंड फेस्टिवल आता है हमारा जो कुटपुई। तो ये क्या फेस्टिवल है, द इवेंट विल विटनेस वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स बाय डिफरेंट मीजो ट्राइब्स। तो इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, जैसे कि ये मिजोरम का है, तो मीजो के जो मीजो डिफरेंट मीजो ट्राइब्स है वहां पे रहने वाले वो यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। सो उसके बाद है तो एक्सरसाइज इज एन अटेम्प्ट टू यूनिफाई एंड स्ट्रेंथन द ब्रदरहुड अमंग वेरियस मीजो ट्राइब्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे मीजो ट्राइब्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, उनको जो है उनमें यूनिटी बनाने के लिए, उनको यूनिफाई करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उनका ब्रदरहुड, उसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो अदर इंपॉर्टेंट अगर कुछ और फेस्टिवल जो मिजोरम में सेलिब्रेट किए जाते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि मिमकुट है, celebrated in months of August and September when maize crop is ready for harvesting। जब maize crop जो है मक्के की क्रॉप जो है जो हार्वेस्ट करने वाले होते हैं उससे पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद चपचर कट के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, चपचर कट सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ मार्च। ये नहीं इतना आपने याद करना होता कि कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बेसिक सा थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद है जैसे थालफावंग कुट एटसेट्रा। मीजो पीपल के बारे में पढ़े तो मीजो पीपल आर एन एथनिक ग्रुप नेटिव टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न बर्मा एंड ईस्टर्न बांग्लादेश। दिस टर्म कवर्स सेवरल एथनिक पीपल हु स्पीक वेरियस कुकी-चिन लैंग्वेज। तो इस मीजो के अंदर बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, एक आध ग्रुप में बहुत सारे हैं जो कि कुकी-चिन लैंग्वेजेस जो है वो बोलते हैं। सो मीजो ट्रेडिशनली प्रैक्टिस क्या करते थे, स्लैश एंड बर्न, इसके बारे में हमने पढ़ा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में, जो झूम कल्टीवेशन है। उसके बाद है मूविंग देयर विलेजेस फ्रीक्वेंटली। तो क्या होता था, जैसे कि जंगल में ये लोग रहते हैं, तो जंगल में जैसे पेड़ पौधे हैं उनको काटेंगे, एक बार अच्छे से काट के वहां पे अपनी जो है कल्टीवेशन करेंगे, कुछ उगाएंगे, लेकिन फिर ऐसे करके धीरे धीरे जंगल तो जैसे वो खत्म होता जाता है, तो ये अपना विलेजेस जो है जगह चेंज करते रहते हैं, जहां जहां पे इनको अच्छे ट्रीज वगैरह मिलते हैं वहां पे ये चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इन्होंने जो कल्टीवेशन करनी होती है, झुम कल्टीवेशन होती है, जो कि जो ट्रीज वगैरह है उनको काट के वहीं पे करते हैं। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब इनके पास जैसे कि इससे एडवांटेज भी हो जाता है, लेकिन इससे वैसे ऑल ओवर देखें तो पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान ही होता है।
सो अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द मीजो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि लुशाई है, पावई है, लखेर है और हमार है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्म हमारी यक्षगना। यक्षगना क्या है, ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है जिसमें सब कुछ होता है, जैसे कि डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप एंड स्टेज टेक्निक्स विद अ यूनिक स्टाइल एंड फॉर्म। सो यक्षगना लिटरली मीन्स द सॉन्ग्स ऑफ द यक्ष। तो ये डेवलप कहाँ पे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उडुपी स्टेट ऑफ कर्नाटका में हुआ। सो ये वाला जो फोक आर्ट है, इसको ऐसा माना जाता है कि ये ओरिजिनेट हुआ था समवेयर बिटवीन 10th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी। सो 10th से 16th सेंचुरी के बीच में ये कभी ओरिजिनेट हुआ होगा, एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं पता है। सो यक्षगना इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव भक्ति मूवमेंट। तो जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट था वहां से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पे जो इनके थिएटर की जो फॉर्म्स होती हैं, जो ये परफॉर्म करते हैं, उनकी जो थीम्स होती हैं वो लेते हैं ये रामायण से, महाभारत से, भगवत गीता से। सो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है कि जो साउथ फ्रॉम, अगर हम उडुपी से साउथ की तरफ देखें टू कसरा गॉड ऑफ द तुलुनाडु रीजन, वहां पे जो यक्षगना की फॉर्म है वो है, उसको बोलते हैं बगाडू थिट्टू। और उसके बाद अगर नॉर्थ की तरफ देखें, नॉर्थ अप टू उत्तर कनारा, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं थेंकू थिट्टू। तो दो नाम है इसके, कंफ्यूज नहीं होना, यक्षगना के ही है, लेकिन इसको बोलते जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। एक जगह पे बडागू थिट्टू बोलते हैं, दूसरी जगह पे थेंकू थिट्टू बोलते हैं। सो बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स इक्वली प्लेड ऑल ओवर द रीजन। उसके बाद नेक्स्ट है ओझापाली। ओझापाली क्या है, ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है असम के लोगों का, असम के लोगों का फोक डांस है। ये एक ओझापाली बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड, ऐसा माना जाता था कि ये कथकटा जो इवॉल्व हुआ है कथकटा ट्रेडिशन से, और इसको परफॉर्म जो है ग्रुप्स में किया जाता है। इस बात पे भी आपने आर्ट एंड कल्चर में ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ डांसेस होते हैं जो सोलो परफॉर्मेंस होती है, तो जो ग्रुप्स में परफॉर्म किए जाते हैं वो भी अपने ध्यान में रखना है। तो इसको ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। इट इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स ऑफ द असम। सो ओरिजिनेट हुआ इन द कमटा स्टेट द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। लेटर उसके बाद क्या हुआ, लिमिटेड टू दरांग एरिया अंडर द पैट्रोनाइजेशन ऑफ दरांगी किंग धर्मन नारायणा। सो द रेपर्टोयर ऑफ द परफॉर्मेंस, यहाँ पे होता क्या क्या है, यहाँ पे ओझापाली जो हमारा ट्रेडिशनल फोक डांस असम का है, यहाँ पे सॉन्ग्स, डायलॉग्स, जेस्चर, इम्प्रूव्ड एक्टिंग एंड ड्रामेटाइजेशन, लिटरली सारा कुछ ही होता है। सो ग्रुप के जो मेंबर हैं कंसिस्ट, यहाँ पे एक ओझा होता है जो कि लीड परफॉर्मेंस, जो लीड परफॉर्मर होता है, हु लीड द परफॉर्मेंस, एंड 4 और अदर पालीज होते हैं जो कि सप्लीमेंट करते हैं परफॉर्मेंस को विद कंटिन्यूअस रिदम बाय प्लेइंग सिंपल। So among the Palis, the Daina Pali who stand on the right hand side of the Oja is active one, and he and Orji gets the performance forward. So many believe, तो बहुत लोग इसमें बिलीव करते हैं कि जो शंकराचार्य थे, उन्होंने क्या, शंकर देवा थे, ऑल्सो उन्होंने भी इंस्पिरेशन ली थी ओझापाली से क्रिएट करने के लिए। अंकिया भावना, जो अंकिया भावना उन्होंने क्रिएट किया था, उसको जो है यहीं से इंस्पिरेशन मिली है ओझापाली से। सो उसके बाद जो मोर ओवर ही ऑल्सो क्रिएट हिज ओन साट्रिया ओझापाली। जनरली दरंगी सुकनानी ओझापाली सिंग्स द लिरिक्स रिटन बाय सुकाबी नारायण देवा इन पद्म पुराणा। सो पद्म पुराणा कवर द स्टोरी ऑफ सर्पेंट गॉडेस मनाशा। तो ये हो गया पूरा ओझापाली के बारे में। उसके बाद है छऊ डांस। छऊ डांस जो है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, उड़ीसा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। ये नियर बाय एरियाज है, एक ही जगह पे है, जैसे वेस्ट बंगाल के साथ ही उड़ीसा है, झारखंड है। उसके बाद छऊ डांस में होता क्या है, छऊ डांस ऑल्सो स्पेल्ड है छऊ, छऊ कुछ भी कह सकते हैं, आपको छऊ छऊ जो भी कहना है ऐसे नहीं कह सकते, वैसे ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी कहना है, लेकिन फिर भी दो इसकी प्रोनाउंसिएशन है। कई बार लिखा होता है ना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ये छऊ छऊ जो भी है, आप दोनों इसी के ही भाई बहन है, जो भी है। इट इज अ सेमी क्लासिकल इंडियन डांस। तो ये सेमी क्लासिकल, फुल क्लासिकल डांस नहीं है, सेमी क्लासिकल डांस है, इंडियन डांस है विद मार्शियल, ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशंस विद ओरिजिन्स इन ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ है। ये क्या है, 3 स्टाइल्स में मिलता है, 3 लोकेशन पे, ये तीनों स्टेट्स में अलग अलग स्टाइल में मिलता है। जैसे कि पुरुलिया छाऊ जो है बंगाल का है, उसके बाद सरायकेला छाऊ जो है वो झारखंड का है,
एंड मयूरभंज छाऊ ऑफ उड़ीसा का है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा कुडियातम। कुडियातम क्या है? ये जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल and intangible heritage of humanity in different from other Indian dance forms as it relies heavily on audience interpreting the story being told। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुडियाटम को परफॉर्म किया जाता है, उसको ओरिजिनली रिस्ट्रिक्ट किया गया था, ओनली टू टेम्पल्स में ही सिर्फ उसको परफॉर्म किया जाता था, लेकिन एंड टू अप टू उसको 40 डेज लगते थे टू फिनिश अ सीक्वेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो कुडियाटम एक टाइप का यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की आर्ट है कि स्टोरीज जो है वो बताई जाती हैं। ट्रेडिशनली इसको सिर्फ टेम्पल्स तक ही रिस्ट्रिक्ट किया गया था और 40 डेज लगते थे फिनिश करने के लिए, जो एक सीक्वेंस होता था स्टोरी टेलिंग का। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को ने एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद है चिंदू भगवतम। चिंदू भगवतम क्या है? इट इज अ ड्रामा टाइप। ये एक ड्रामा टाइप आर्ट है विच इज वेरी नियर टू यक्षगनम एंड दिस इज वाइडली परफॉर्म्ड इन तेलंगाना। उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ टेम्पल्स को कवर कर लेते हैं जो कि न्यूज में चल रहे थे। प्रम्बनन टेम्पल। प्रम्बनन टेम्पल क्या है? प्रम्बनन और रारा जोगरंग इज अ 9th सेंचुरी हिंदू टेम्पल। इंपॉर्टेंट है, ये हिंदू टेम्पल है। कंपाउंड इन स्पेशल रीजन ऑफ द योग्यकर्ता इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडोनेशिया में है, इंडिया में नहीं है। न्यूज में इसलिए ये सब बातें, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करते हैं जब कंट्रीज में, तो वो क्या करते हैं कि वहां की जो टेम्पल्स वगैरह है वहां पे विजिट करते हैं, तो इसीलिए ऐसे टेम्पल्स जो फॉरेन के कंट्रीज है वो न्यूज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक इंडोनेशिया का टेम्पल है जो कि एक हिंदू टेम्पल है और डेडिकेटेड है त्रिमूर्ति को, द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। त्रिमूर्ति में क्या है कि वहां पे तीन जो है देवता एक ही जगह पे है। जैसे कि तीन देवता कौन कौन से है? जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ गॉड एज अ क्रिएटर ब्रह्मा है, प्रिजर्वर विष्णु है एंड द ट्रांसफॉर्मर शिवा है। सो टेम्पल इसलिए में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल साइट इन इंडोनेशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद नेक्स्ट है नगेश्वरम स्वामी टेम्पल। नगेश्वरम स्वामी टेम्पल भी न्यूज में था, ये आप पिक में देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल है। सो नगेश्वरा स्वामी टेम्पल कुंभाकोणम इज अ हिंदू टेम्पल। ये एक हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लोकेटेड इन कुंभाकोणम तमिलनाडु। तो यहाँ पे तीन कीवर्ड आपको मिल गए हैं कि एक तो ये हिंदू टेम्पल है, दूसरा ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है, थर्ड ये तमिलनाडु में। ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान रखा करो। उसके बाद टेम्पल इज इनकारनेटेड बाय द हाइमन्स ऑफ द थेवरम एंड इज क्लासिफाइड एज अ पदाल पेत्रा स्थलम। Shiva in the guise of Nataraj, the Serpent King, and is located in center of Kumbakonam. सो आदित्य चोला ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था 9th सेंचुरी में। आदित्य चोला ने, तो ये चोला जो आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे चोलास के बारे में, उनका आर्किटेक्चर, तो आदित्य चोला ने इसको क्या है कंस्ट्रक्ट करवाया था 9th सेंचुरी में। इट इज अ ग्रेट मार्वल ऑफ चोला आर्किटेक्चर, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है श्री बृहदेश्वर टेम्पल जो न्यूज में था, जिसको राजेश्वरम टेम्पल या फिर पेरुवुदायर कोविल भी, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये भी एक हिंदू टेम्पल है, डेडिकेटेड टू शिवा है, लोकेटेड इन साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन तंजावर तमिलनाडु। तो ये भी तमिलनाडु में है। इट इज द लार्जेस्ट साउथ इंडियन टेम्पल। तो साउथ इंडियन टेम्पल में सबसे बड़ा टेम्पल यही है एंड एन एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल ऑफ अ फुली रियलाइज्ड द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो इसको जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि टेम्पल्स के अलग अलग स्टाइल थे, जैसे नगाड़ा स्टाइल हो गया, द्रविड़ स्टाइल हो गया, वेसरा स्टाइल हो गया, तो ये एक द्रविड़ा आर्किटेक्चर उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। इट इज कॉल्ड एज दक्षिण मेरू, मेरू ऑफ साउथ भी इसको कहा जाता है। इसको बनाया गया था बाय तमिल किंग राजा राजा चोला वन बिटवीन 1003 and 1010 AD. The temple is a part of UNESCO World Heritage Site. ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी यूनेस्को आ जाए ना वो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। अलॉन्ग विद चोला डायनेस्टी एरा, गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल। तो ये अलग अलग टेम्पल्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपने पढ़ना है वो है
इसके बारे में एक और बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में जो एक और न्यूज थी वो ये थी कि कुंभाभिषेकम सेरेमनी को जो है 23 इयर्स के बाद बृहदेश्वरा टेम्पल में सेलिब्रेट किया गया था। ये एक एक तो ये नेम बड़े डिफिकल्ट से होते हैं। कुंभ अभिषेकम, तो ये कुंभ अभिषेकम है। इसको जो है एक सेरेमनी है जिसको आफ्टर 23 इयर्स बृहदेश्वरा टेम्पल में सेलिब्रेट किया गया। तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतने सालों के बाद किया गया है। तो इसी तरह से टेम्पल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो अबाउट कुंभाय जो है कुंभ अभिषेकम जो है ये क्या सेरेमनी है? इट इज अ पार्ट ऑफ द consecration ceremony of the Hindu temples. Kumbh means the head and denotes the shikhara or crown of the temple, usually in the gopuram, and abhishekam is a ritual bathing. तो ये है पूरा इसके बारे में। उसके बाद एलिफेंटा केव्स, ये भी आपने हिस्ट्री में वैसे तो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी होंगी लेकिन ये न्यूज में थी इसलिए हम कवर कर रहे हैं। तो एलिफेंटा जो केव्स है यहाँ पे क्या है? कंटेन रॉक कट स्टोन स्कल्पचर दैट शो सिंक्रेटिज्म ऑफ हिंदू एंड बुद्धिज्म आइडियाज एंड आइकोनोग्राफी। तो एलिफेंटा जो केव्स है वहां पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड ही नहीं, बुद्धिज्म से रिलेटेड भी काफी ज्यादा आपको वहां पे मूर्तियां ऐसी मिलेंगी जो कि बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है, हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है, बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। सो केव्स आर ह्यून फ्रॉम सॉलिड बसाल्ट रॉक एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, मच ऑफ द आर्टवर्क इज डिफेस्ड एंड डैमेज। बहुत सारा, क्योंकि बहुत साल हो गए, सेंचुरीज हो गए, साल तो क्या, तो बहुत सारा आर्टवर्क जो है वो डैमेज भी हो जाता है। सो मेन टेम्पल जो ओरिएंटेशन है एज वेल एज द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द टेम्पल आर प्लेस्ड इन मंडला पैटर्न। सो इसमें जो है इंपॉर्टेंट आपको वहां पे वैसे तो बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि carvings narrate Hindu mythologies with a large monolithic 20 feet त्रिमूर्ति। तो ये रही वो 20 फीट त्रिमूर्ति जो है। यहाँ पे त्रिमूर्ति में आप 3 फेस देख सकते हो। उसके बाद जो है नटराज की आपको वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद जो योगेश्वरा जो कि लॉर्ड ऑफ योगा है, बीइंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड। सो उसके बाद नेक्स्ट है बेलूर मठ। बेलूर मठ भी न्यूज में था। बेलूर मठ क्या है? ये एक मोनेस्ट्री है सर्विंग एज अ हेडक्वार्टर ऑफ द रामाकृष्ण मठ एंड मिशन। सो इसको फाउंड किया गया था बाय स्वामी विवेकानंद। ये इंपॉर्टेंट है जो कि डिसाइपल थे रामाकृष्ण परमहंसा के। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर, बेलूर, वेस्ट बंगाल, इंडिया एंड इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कोलकाता। सो टेम्पल जो है इज हार्ट ऑफ द रामाकृष्ण मूवमेंट। टेम्पल पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो उसका आर्किटेक्चर है उसमें जो है अलग अलग स्टाइल को फ्यूज किया हुआ है, जैसे कि क्रिश्चियन स्टाइल को, इस्लामिक को, हिंदू को एंड बुद्धिस्ट आर्ट मोटिव्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। उसके बाद 2003 में क्या हुआ था कि बेलूर मठ रेलवे स्टेशन ऑल्सो इनॉग्रेट किया गया था विच इज डेडिकेटेड टू बेलूर मठ टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुरंग बावड़ी। सुरंग बावड़ी न्यूज में थी तो पहले इसकी पिक्चर देख लो कि ये सुरंग बावड़ी है, ये है बावड़ी। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये न्यूज में थी काफी ज्यादा, क्यों न्यूज में थी वो भी पढ़ेंगे। सुरंग बावड़ी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एंशिएंट करेज सिस्टम। तो एंशिएंट लेवल में अगर हम देखें तो पहले क्या था, एक करेज सिस्टम था। करेज सिस्टम क्या है? करेज सिस्टम यहाँ पे देखिए, करेज एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जहां से वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था, ग्राउंड वाटर को, और उसको सरफेस से एक टनल की हेल्प से लाया जाता था। यहाँ पे कोई मैकेनिकल पंप नहीं यूज किया जाता था वाटर को जो है ग्राउंड वाटर को ऊपर तक लाने के लिए कोई मैकेनिकल पंप का यूज नहीं किया जाता था। यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी की हेल्प से जो है ग्राउंड वाटर को ऊपर टनल की हेल्प से लाया जाता था। तो ये एक करेज जो है एक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो करेज सिस्टम जो था उसका एक इंटेग्रल पार्ट था सुरंग बावड़ी, जो कि ये पिक आप देखिए, सुरंग बावड़ी ये इसी करेज सिस्टम के अंडर ही बनी हुई है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था ये सप्लाई करता है पानी, जो है पानी को सप्लाई करते हैं थ्रू सबटेरेनियन टनल्स बिल्ट ड्यूरिंग द आदिल शाही एरा इन विजयपुरा, इज नाउ सेट टू गेट फंडिंग और फॉर रिस्टोरेशन। तो अभी क्या ये है कहाँ? इसको आदिल शाह ने बनवाया था इन विजयपुरा। तो सुरंग बावड़ी सिचुएटेड कहाँ पे है? बीजापुर कर्नाटका में है। ये इंपॉर्टेंट है कि सुरंग बावड़ी है कहाँ? बीजापुर कर्नाटका में है। द मॉन्यूमेंट हैज बीन सिलेक्टेड। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों न्यूज में था वो ये है कि इसको सेलेक्ट किया गया है अंडर द एंशिएंट वाटर सिस्टम ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू बाय वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट जो फंड है उसने इसको सेलेक्ट किया है अंडर द एंशिएंट वाटर सिस्टम ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू।
तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है क्या है, ये एक एनजीओ है फाउंडेड इन 1965। सो यहाँ पे ये क्या करता है, विच मॉनिटर्स द रिस्टोरेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो ये कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट में ऐसा पूछ लेते हैं कि कोई और जो है किसी का नाम लेके इंस्टीट्यूशन का, कि इसने जैसे कि यही पूछ लेंगे कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, तो आपने याद रखना है रिकॉग्नाइज इसको किसने किया है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने किया है। सो इट विल बी वर्किंग ऑन द एंशिएंट वाटर सिस्टम करेज which is believed to be one of the best system in the world. So through though the Karaj system was built, इसको जो है 16th century में बनाया गया था by Ali Adil Shah I. His successor Ibrahim Adil Shah II brought in several changes. तो जो आदिल शाह II थे उन्होंने इसमें काफी बनाया, इसको आदिल शाह I ने था, अली आदिल शाह I ने, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस जो आदिल शाह II थे उन्होंने काफी ज्यादा इसमें चेंजेस किए थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा कुछ लिटरेचर के बारे में जो न्यूज थी वो कवर कर लेते हैं। सिद्धांत शिरोमणि, तो इस सिद्धांत शिरोमणि क्या है, इट इज अ मेजर ट्रीटाइज ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन। जो एंशिएंट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, जो हमारे एंशिएंट एक इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर II था, उनका ये ट्रीटाइज था सिद्धांत शिरोमणि, ये भी न्यूज में चल रहा था। सो ही रोट द सिद्धांत शिरोमणि इन 1150 व्हेन ही वाज 36 ईयर ओल्ड। तो 1150 में उन्होंने क्या किया था, इसको लिखा था। भास्कर II में, भास्कर I आपने एंशिएंट में पढ़ा होगा। सो उसके बाद जो भास्कर II थे जो 1150 में जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा था। द वर्क इज कंपोज इन संस्कृत लैंग्वेज इन 1450 वर्सेस। तो इंपॉर्टेंट है कि जितना भी लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में है। इसमें क्या है कि सिद्धांत शिरोमणि के अंडर काफी ज्यादा वॉल्यूम थे। तो इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो लीलावती था, जो कि कंटेन करती है, जो बुक लीलावती है वो कंटेन करती है 13 चैप्टर्स, 278 वर्सेस, मेनली अर्थमेटिक एंड मेजरमेंट। उसके बाद एक बीज गणिता है जो कि सेकंड वॉल्यूम है सिद्धांत शिरोमणि का, उसको डिवाइड किया गया है इनटू 6 पार्ट्स, कंटेन 213 वर्सेस एंड इज डिवोटेड टू अलजेब्रा। सो उसके बाद जो है गणित ध्यान एंड गोला ध्याय ऑफ द सिद्धांत शिरोमणि आर डिवोटेड टू एस्ट्रोनॉमी। ऑल पुट टुगेदर देयर आर अबाउट 900 वर्सेस। तो ये है पूरे सिद्धांत शिरोमणि के बारे में, किसने इसको लिखा है, कौन कौन से इसके वॉल्यूम्स है, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना आपको, और कब लिखा गया ये इंपॉर्टेंट है, 1150 में। उसके बाद है आपका गुजिली पाटू। गुजिली पाटू जो है एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सुबल्टन लिटरेचर। तो ये एक टाइप का लिटरेचर है दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी टू 1950s। रिटर्न किसने लिखा था, इसको कॉमन मैन ने लिखा था। दे रिकॉर्डेड इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट, बी इट द फर्स्ट ट्रेन दैट रोल्ड आउट इन रोयापुरम, द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रैम नेटवर्क और मद्रास फेमिन। तो ऐसे कॉमन लोगों ने जो भी कॉमन कुछ भी टाइप के इवेंट्स वहां पे होते थे उनको रिकॉर्ड किया है गुजिली पाटू में। गुजिली पाटू अजीब ही नाम है। उसके बाद एक और नाम है, ये है मानासोलासा। मानासोलासा, तो मानासोलासा क्या है, ऑल्सो नोन एज अभिला चित्रथा चिंतमणि। इट इज एन अर्ली 12th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट। तो ये क्या है कि 12th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट है, कंपोज्ड बाय कल्याणी चालुक्य किंग सोमेश्वरा III who ruled in present day South India. So it is an encyclopedia work covering, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है जैसे कि पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, रिटोरिक, वेटरनरी मेडिसिन, हॉर्टिकल्चर, परफ्यूम्स, फूड, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, पोएट्री एंड म्यूजिक। So text is valuable source of socio-cultural information on 11th and 12th century India. उसके बाद नेक्स्ट आज इतना ही कवर करते हैं। काफी सारा हमने एक बार देख लिए थे कौन कौन से टॉपिक हमने, वैसे बहुत सारे टॉपिक आज कवर कर लिए। इसमें 2 ही लेक्चर होंगे आपके, एक आज का होगा, एक दूसरा होगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में वैसे भी न्यूज में ज्यादा नहीं चलता। तो 4 मंथ्स में जितना भी चला है मैंने सब कवर किया है। आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, जितना मैं कवर कराती हूँ उसके लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा, जैसे थारू कम्युनिटी, माराकर कम्युनिटी, बरोक कम्युनिटी के जो बरोक कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स हैं, फोक फेस्टिवल्स जैसे चपचरपुट। उसके बाद चेन्नई में 2 नागालैंड के फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया, सदंगहंडू एंड माकू ही नीचे। उसके बाद कुछ कल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया जैसे लाई हरोबा मणिपुर का है। उसके बाद जो है जो कुटपई मिजोरम का है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका यक्षगणा के बारे में हमने पढ़ा। फिर पढ़ा ओझापाली जो कि एक ट्रेडिशनल फोक डांस है।
फिर हमने छऊ डांस के बारे में पढ़ा, कुदियातम के बारे में, चिंदू भगवतम। उसके बाद टेम्पल्स के बारे में, परम्बनम टेम्पल, नागेश्वर स्वामी टेम्पल, श्री बृहदेश्वरा टेम्पल। उसके बाद जो है हमने पढ़ा एलिफेंटा केव्स के बारे में, बेलूर मठ के बारे में, सुरंग बावड़ी। उसके बाद कुछ लिटरेचर से रिलेटेड 3 न्यूज है, सिद्धांत शिरोमणि, गुजिली पाटो, मानस और लासा। तो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। पेपर आपका कभी भी होगा तो जरूर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। सो आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो नहीं नीचे जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बाकी कुछ भी दुनिया इधर की इधर हो जाए। अगर आपने सोचा है कि आपने एग्जाम देना है तो आपको उसको फुल हार्टेड देना है, हाफ हार्टेड देने का कोई फायदा नहीं। तो आपने अच्छे से पढ़ना है, अपने एनर्जी लेवल को हाई रखना है। जैसे कि मैं जितनी भी लंबी वीडियो बनाऊं शुरू से एंड तक एनर्जी लेवल में अपना हाई रखने की कोशिश करती हूँ। सो इसी तरह से आपने भी करना है कि आपकी पढ़ाई जो आपने शुरू किया, जो शुरू में आपका एनर्जी लेवल था वो एंड तक जाना चाहिए, जब तक आप अपने गोल को रीच नहीं कर लेते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।